हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का दूसरा क्लास है। आज हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे, यानी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में चलते हैं, सेल स्टार्ट करते हैं। सेल, अब सेल स्टार्ट करने से पहले, सेल का डेफिनेशन लिखने से पहले ये जानना जरूरी है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल टर्म क्वाइन किसने किया, यानी इसका नाम सेल किसने दिया। और सेल की जब डिस्कवरी हुई तो इसको डिस्कवर करने के लिए, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी चाहिए होगा, क्योंकि सेल नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। यानी माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हो चुकी थी। जब सेल की डिस्कवरी हुई उससे पहले माइक्रोस्कोप बन चुका था। तो आई थिंक आप लोग को पता होगा सेल की डिस्कवरी किसने की है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की है। आप लोग सबको पता होना चाहिए या पता होगा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। और सेल की डिस्कवरी कहाँ किया इन्होंने, कहाँ देखा सेल को इन्होंने? एक लकड़ी के कॉर्क में देखा, उसका पतला सा सेक्शन काट करके माइक्रोस्कोप में, और उसमें इनको बी हाइव लाइक, मधुमक्खी के छत्ते लाइक स्ट्रक्चर दिखा, छोटे छोटे चैम्बर्स के रूप में। और छोटे छोटे चैम्बर्स को सेलुला के नाम से भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम भी सेल रख दिया। यानी सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, और सेल टर्म क्वाइंड भी रॉबर्ट हुक ने ही किया। अब ये कब किया? 1665 में। सेल रॉबर्ट हुक discovered cell in 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, एंड उसी टाइम उन्होंने इसका नामकरण भी कर दिया। ही नेम्ड सेल ऑल्सो, डिस्कवर भी किया और सेल का नाम भी दिया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, कि जब सेल की डिस्कवरी हुई लकड़ी के कॉर्क से, तो फिर उस समय माइक्रोस्कोप कहाँ से आया? इसका मतलब कि माइक्रोस्कोप पहले ही बन चुका था। हाँ, बन चुका था। दो बाप बेटे चश्मे की दुकान देते थे, हंस एंड जेनसन। उन्होंने 1590 में ही माइक्रोस्कोप बना लिया था, लेकिन वो माइक्रोस्कोप इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ नहीं था, इतने पावरफुल लेंसेज नहीं थे। उसको फिर से थोड़ा डिजाइन करके अपने ढंग से रॉबर्ट हुक ने, और उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल को देखा और इसके बारे में बताया। तो ये माइक्रोस्कोप की पहली डिस्कवरी जो है, या पहला जो बना है, उतना फेमस तो है नहीं। और आप लोग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी उससे नहीं आता है, बट मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ। हंस एंड जेनसन डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप इन 1590। ये चश्मे के दुकान वाले थे, लेकिन चश्मे में लेंस को देखते देखते उन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे दूसरी वस्तुओं को भी बड़ा करके देखा जाए। तो इन्होंने पहली डिस्कवरी की, यानी पहली बार बनाया माइक्रोस्कोप, और इसी को नए ढंग से थोड़ा डिजाइन करके रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी कर लिया, या सेल का स्टडी कर लिया। अब इसके बाद
कंटिन्यूअसली अचीवमेंट चलते ही रहते हैं, इन्वेंशन चलते ही रहते हैं। तो फिर से अभी जो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप हम लोग के लैब में होता है, नॉर्मल लैब में, उसका आविष्कार किसने किया? उसका आविष्कार किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट ने 1674 में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। लाइट माइक्रोस्कोप। और हम लोग भी माइक्रोस्कोप बनाने का श्रेय, या सारे लोग भी ल्यूवेनहॉक को ही देते हैं, यानी ल्यूवेनहॉक को ही माइक्रोस्कोप बनाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि पहली बार इन्होंने 1590 में माइक्रोस्कोप बना दिया था। लेकिन ये माइक्रोस्कोप ज्यादा इम्प्रूव्ड, ज्यादा एडवांस, आधुनिक, जो अभी तक लैब में यूज हो रहा है, ये ल्यूवेनहॉक ने बनाया माइक्रोस्कोप 1674 में। अब आपका अच्छा माइक्रोस्कोप बन गया, सेल की डिस्कवरी हो गई, नामकरण भी सेल हो गया। अब इसके बाद फिर आगे लगे रहे साइंटिस्ट। सेल ऐसा तो नहीं है, इन्होंने डेड सेल को देखा लकड़ी के कॉर्क में, लेकिन ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, लिविंग हैं, इनमें किस तरह का सेल होता है, क्या होता है, इसके लिए डिस्कवरी कंटिन्यू चलते ही रही। और तब जाकर के आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि सेल तो होता है, सही है, लेकिन सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस भी होता है। अब उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कब बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया कि सेल तो होते हैं, सही है, लेकिन सेल के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। तो सेल बढ़ के कहाँ चला गया? न्यूक्लियस तक पहुंच गया, यानी सेल स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिटेल होते जा रहा है। रॉबर्ट हुक सेल, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस 1831 में, और ल्यूवेनहॉक को ही याद रखिएगा या दोनों याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉक ने बनाया 1674 में, जो फाइनल माइक्रोस्कोप हुआ, अभी तक के चल रहा है। अब आपका सेल मिल गया, सेल में न्यूक्लियस मिल गए। अब इसके आगे की डिस्कवरी क्या कहती है? अब इसके आगे प्रोटोप्लाज्म की भी डिस्कवरी हो गई। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी हुई 1835 में। 1835 में एक साइंटिस्ट ने बताया कि सेल में न्यूक्लियस तो है, लेकिन उसके अलावा एक लिक्विड सब्सटेंस भी उसके अंदर पाया जाता है, बट उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने यही बताया कि सेल के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भी पाया जाता है। लिक्विड सब्सटेंस 1835 में। अब 1835 में उन्होंने लिक्विड सब्सटेंस बता दिया। इसके बाद 1839 में
एक दूसरे साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 1835 में एक साइंटिस्ट ने बताया न्यूक्लियस और सेल, दो स्ट्रक्चर के अलावे सेल में लिक्विड सब्सटेंस होते हैं। इनका नाम था डुजार्डिन। लेकिन इन्होंने टर्म कॉइंड नहीं किया प्रोटोप्लाज्म। जैसे रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया भी, सेल टर्म कॉइन भी कर दिया, बता भी दिया, उसका नाम भी दे दिया। लेकिन डुजार्डिन ने 1835 में सिर्फ बताया कि एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। लेकिन फिर 1839 में एक परकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने, परकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो लिक्विड सब्सटेंस है इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसलिए यहाँ भी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी का श्रेय परकिंजे को ही जाता है। जैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी का श्रेय ल्यूवेनॉव को जाता है, वैसे ही प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी का श्रेय भी परकिंजे को ही जाता है। लेकिन सबसे पहले डुजार्डिन ने ही डिस्कवर किया था 1835। अब हम लोग को क्या क्या मिल गया, डुजार्डिन का नाम भी लिख दूं, डुजार्डिन, लेकिन श्रेय इनको नहीं जाता है, श्रेय इनको नहीं जाता है। अब देखिए हम लोग को सेल मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया और प्रोटोप्लाज्म मिल गया, यानी करीब करीब लगभग कंप्लीट सेल मिल गया हम लोग को। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। जब कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया तो फिर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था स्लाइडेन, उन्होंने बताया, वो एक बॉटनिस्ट थे, यानी बॉटनी वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे पर अचीवमेंट करते थे। तो उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, कि सारे प्लांट्स, पूरे पादप जगत सेल से बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्होंने 1838 में स्लाइडेन ने बताया कि सारे प्लांट्स किस चीज के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट, 1839 में तुरंत एक दूसरे साइंटिस्ट स्वान ने बताया सारे एनिमल्स भी सेल्स के बने होते हैं। अब इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना हो गया। आइदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों किस चीज के बने होते हैं, सेल्स के ही बने होते हैं। यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सेल से बने होते हैं। इनका नाम था स्लाइडेन, और इनका नाम था स्वान। तो पहले देख लें हम लोग कि स्लाइडेन ने क्या कहा, और फिर देख लें कि स्वान ने क्या कहा। स्लाइडेन ने कहा कि ऑल प्लांट्स मेड ऑफ सेल्स, यानी सारे पौधे सेल के बने होते हैं। 1839 में स्वान ने कहा ऑल एनिमल्स plants are
ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। एटीन 38 में स्लाइडेन ने बताया सारे पौधे सेल्स के बने होते हैं। 1839 में स्वान ने बताया सारे एनिमल्स सेल के बने होते हैं। कहने का मतलब कि पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। सेल है क्या? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन का सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं इनको बनाने वाला सेल है, यानी उसके शरीर की भी सबसे छोटी इकाई सेल है। और सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सबके शरीर की छोटी इकाई सेल है। इसको हम लोग बिल्कुल सिंपल और इजी सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो सारे लोग जानते हैं। और ये एग्जाम्पल चूंकि बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे ये मकान बना हुआ है तो मकान किस चीज का बना हुआ है? ईंट का बना हुआ है। ईंट क्या है? इस मकान की इकाई है, यूनिट है। उसी तरह से सेल सारे ऑर्गेनिजम्स की इकाई हो गई। इन दोनों ने प्रूव कर दिया कि ये सेल वास्तव में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ये बॉटनिस्ट थे इसलिए प्लांट्स के बारे में बताया, ये जूलॉजिस्ट थे इसलिए इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। अब हम लोग को सेल में सारा कुछ कंप्लीट हो गया। सेल ऑर्गेनिज्म से भी रिलेट हो गया। ये भी प्रूफ हो गया कि सारे ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट और एनिमल्स सेल्स के बने होते हैं। अब हम लोग आराम से सेल में चल सकते हैं। लेकिन सेल में चलने से पहले स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल का डेफिनेशन भी दे दिया। कैसे? इन्होंने दोनों मिलकर के साथ साथ यूनिफाइड सेल थ्योरी दिया। एक थ्योरी दिया जिसको सेल थ्योरी कहते हैं, यानी सेल के बारे में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को मिला करके सेल से कैसे ऑर्गेनिजम्स बना होता है इसके बारे में दोनों ने एक यूनिफाइड थ्योरी दिया, और दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने इन्होंने दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सेल के बने होते हैं। चूंकि दोनों ने पहले ही कह दिया है कि प्लांट्स भी सेल के बने होते हैं, एनिमल्स भी सेल के बने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया सेल थ्योरी में इन्होंने? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ये फर्स्ट पॉइंट दिया इन्होंने कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं विश्व के वो सारे किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। ये पहला पॉइंट दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सब कहाँ होते हैं? सेल में होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी हैं सब कहाँ होते हैं? सेल्स में। All metabolic reactions takes place in cell. अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? शायद आप लोग को पता हो, बट मेरी ड्यूटी है, मैं तो बताते चलूंगी। मेटाबॉलिक मीन्स होता है जैविक। जैविक जीवन संबंधी, यानी जीवन से संबंधित जितने भी रिएक्शंस या क्रियाएं, एक्टिविटीज, प्रोसेसेस वो सारे कहाँ होते हैं?
सेल के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि दोनों ने एक साथ जो भी थियरी दिया उसके अनुसार प्लांट और एनिमल्स दोनों में बता चुके हैं कि सेल के ही बने होते हैं सारे। तो ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड ऑफ सेल्स, ये दोनों ऑर्गेनिज्म्स किस चीज के बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट इनका है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन सेल, यानी जीवन संबंधी सारी क्रियाएं एक सेल के अंदर ही होता है। अब यहाँ पे तो आपका सेल प्रूफ हो गया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और इससे सेल का डेफिनेशन भी निकल आता है, उस छोटे से डेफिनेशन से थोड़ा सा बड़ा, जो मैं बाद में लिखूंगी। पहले मैं थर्ड पॉइंट लिखती हूँ। अब कहता है कि ये मेड ऑफ सेल्स तो है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो इनमें होते ही हैं, और इसके साथ ही कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं या जितने भी सेल्स हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि सेल अपने आप भगवान के जैसा प्रकट हो जाता है। जैसे हम लोग हैं तो कहीं से पैदा होते हैं, पहले से आदमी, माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, मतलब एक दूसरे से पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, वैसे ही हम लोग भी कहीं से प्रकट हो गए। तो सेम थिंग ये भी बता रहा है कि जितने भी सेल्स हैं वो सब पहले से सेल जो एग्जिस्ट करता है उसी से उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि अचानक एक सेल उत्पन्न हो गया किसी के शरीर में और फिर उससे बहुत सारा सेल बन गया, ऐसा नहीं होता है। पहले से कोई ना कोई सेल एग्जिस्ट करते हैं और फिर उनसे नए नए सेल डिवीजन के फलस्वरूप, सेल डिवीजन के द्वारा नए नए सेल बनते हैं, इंडिविजुअल बनता है, नए प्लांट्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, जो भी बनते हैं, ह्यूमन बीइंग बनता है, कुत्ता बनता है, बकरी बनती है, घोड़ा बनता है, जो भी बनता है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से सेल एग्जिस्ट करता है और उसी से डिवीजन के बाद नया सेल बनता है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई सेल खुद से उत्पन्न हो जाता है, ये नहीं होता है। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। Every organism start its life as a cell। ये फोर्थ पॉइंट। अब कहता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कुछ भी, बड़ा पेड़, छोटा पेड़, घास, छोटे पौधे, फल सब्जियों के पेड़, आदमी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं सबका जीवन कहां से स्टार्ट होता है? सिंगल सेल से, एक सेल से स्टार्ट होता है। ऐसा भी नहीं है कि एक साथ बहुत सारा सेल उत्पन्न हो गया और एक आदमी बन गया, एक कुत्ता बन गया, एक बिल्ली बन गई, एक बड़ा सा आम का पेड़ बन गया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वो अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से, एक ही सेल से। ये कैसे, ये हम लोग रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे किस तरह से सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड जाइगोट। और जाइगोट, फिर जाइगोट डिवाइड करके फिर से वो एम्ब्रायो, देन एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, इस तरह से फॉर्मेशन करता है। तो वो डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग इतना ही जाने कि फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म अपना जीवन एक सेल से स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सेल जमा हुआ अचानक और एक बड़ा सा पेड़ बन गया, एक बड़ा सा कुत्ता बन गया, एक बड़ा सा घोड़ा बन गया, ऐसा नहीं है। सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है, फिर सेल डिवीजन होकर के
पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में ये 4 पॉइंट स्लाइड एंड सो ऑन नहीं दिया, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया, प्रोटोप्लाज्म मिल गया। ये स्लाइडर ने कह दिया सारे प्लांट्स सेल के बने होते हैं, इन्होंने कहा सारे एनिमल्स सेल के बने होते हैं। तो सब मिला जुला करके इन्होंने एक सेल थ्योरी दे दिया, और जिसमें ये 4 पॉइंट इन्होंने बताया। अब हम लोग चलते हैं सेल पे। अब हम लोग सेल को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग डेफिनेशन जान ही रहे हैं, बार बार बोल ही रहे हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन ये सेल थ्योरी का फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है वो देखिए क्या कहता है। कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड ऑफ सेल्स। सेल के बने होते हैं, यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर कौन बनाता है ऑर्गेनिज्म का? सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। कहता मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहाँ होते हैं? सारे सेल के अंदर ही होते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये हो गया सेल का डेफिनेशन। सेल क्या है? सेल जीवन का, लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी पूरा स्ट्रक्चर भी सेल ही बनाता है, और पूरा काम भी, जीवन संबंधी सारी क्रियाएं भी सेल ही करता है, फंक्शन भी और स्ट्रक्चर भी। इसलिए अब थोड़ा नया डेफिनेशन, थोड़ा इम्प्रूव डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। According to cell, organisms are of 2 types. हर ऑर्गेनिज्म सेल के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक जिनका बॉडी सेल का बना होता है, और दूसरा जिनका बॉडी बिना सेल का होता है। अब आप सोचेंगे बिना सेल का किसका बॉडी होता है? वायरस का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, और अभी तो लगातार 3-4 साल से कोरोना वायरस। तो वायरस को अभी हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, क्योंकि वायरस कहीं किसी में भी फिट बैठता ही नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट ने यही नहीं बताया क्लियर कि दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो फिर सेल कहाँ से आया उसके बॉडी में? लेकिन इनसाइड द लिविंग सेल वो एक्ट तो करता है लिविंग के जैसा। तो according to cell, organisms are of 2 types. Organisms are of 2 types. फर्स्ट हो गया ए सेलुलर, एंड सेकंड हो गया सेलुलर। ए सेलुलर इंग्लिश में पढ़े होंगे। ए मीन्स 1, एन मीन्स 1, हम लोग भी पढ़े थे किंग रीडर में स्टार्टिंग में ही। लेकिन यहाँ या हिंदी में भी या इंग्लिश में भी किसी वर्ड के आगे ए या आ लग जाता है, इट मीन्स नो। जैसे आप बोलते हैं ये दोनों वस्तुएं समान हैं, यानी एक जैसी है, और कहते हैं कि नहीं दोनों असमान है, मीन्स असमान, एक जैसी नहीं है। तो यहां भी सेलुलर यानी सेल से बना हुआ, ए सेलुलर मीन्स ए अलग नहीं होगा, यानी बिना सेल का। और इसका एग्जाम्पल आपका वायरस ही होगा, वायरसेस। इसका एग्जाम्पल ए सेलुलर का वायरसेस हो जाएंगे, क्योंकि उनका अभी तक क्लियर ही नहीं है
कि उनके बॉडी में सेल भी है या नहीं है। उनका बिहेवियर सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है। और सेकंड हो गया सेलुलर, जिनका बॉडी सेल का बना हुआ हो, चाहे सिंगल सेल का हो या मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। तो दो तरह के हो गए। अकॉर्डिंग टू सेल ऑर्गेनिज्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। ए सेलुलर, इसमें वायरस आ गए, और सेलुलर में बाकी सारे ऑर्गेनिज्म्स आ जाएंगे, अमीबा, बैक्टीरिया से लेकर के अब जहाँ तक चले जाइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, तो वो सेलुलर में आ जाए। आज इतना ही मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर सेलुलर को डिवाइड करेंगे हम लोग और स्टार्ट करेंगे उसका स्ट्रक्चर। थैंक यू।